Good morning, students. Now we will discuss about the fact that matter so that we can revise our chapter or we can go through some topics that are left, maybe some key points. So, Cuban Missile Crisis made whole world nervous by creating clashes between the two superpowers US and सोवियत यूनियन, जिसका नाम था कोल्ड वॉर। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से दोनों जो सुपर पावर थी उनके बीच में टेंशन क्रिएट हो गई थी या उनके बीच में एक तरह का युद्ध था। कोल्ड वॉर रेफर टू कंपटीशन, टेंशन एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। कोल्ड वॉर को हम कह सकते हैं टेंशन थी, एक कन्फ्रंटेशन थी, दोनों देश आपस में किसी ना किसी तरीके से भिड़ रहे थे या कंपटीशन था हथियारों को लेकर। अब हम बात करेंगे, थोड़ी बहुत बात करेंगे कोरियन वॉर के बारे में, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया डिवाइड हुए थे। तो नॉर्थ कोरिया जो था वो सोवियत यूनियन के अंडर था और साउथ कोरिया जो था वो यूएस के अंडर में था। तो जो नॉर्थ कोरिया था उसमें था कम्युनिस्ट रूल था। तो नॉर्थ कोरिया जो कम्युनिस्ट रूल था उसने साउथ कोरिया को अटैक किया अपने कम्युनिस्ट शासन को बढ़ाने के लिए, दोनों देश एक हो जाएं और पूरा कोरिया जो कम्युनिस्ट रूल हो जाए। इस बात से यूएस को डर था, इसलिए उसने कोरियन वार में इसका जो साउथ कोरिया का साथ दिया, क्योंकि कम्युनिस्ट को वो उखाड़ना चाहते थे, क्योंकि साउथ कोरिया में कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट रूल ना होकर कैपिटलिस्ट रूल था, क्योंकि वो साउथ कोरिया नॉन कम्युनिस्ट था। तो ये था थर्ड पॉइंट। इन 1945 द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर बिगिन व्हेन द यूएस ड्रॉप्ड बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन डिप्लोमेटिक मैनर टू वार्न सोवियत यूनियन। मतलब 1945 में जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो यूएस ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए यूएसएसआर को चेताने के लिए कि आपका एशिया में कुछ भी नहीं है, या एशिया में आप अपने स्फीयर्स को बढ़ा नहीं सकते, आप एरिया नहीं बढ़ा सकते आपका। उसने एशियन कंट्री को डराने के लिए ये बॉम्ब गिराए थे। बोथ द पावर became reluctant to initiate war to protect world from large scale destruction as they were aware that it will not lead any political aim to them। दोनों जो महाशक्तियाँ थी उन्हें डर था कि अगर वॉर होता है, अगर कभी भी किसी ने भी वॉर शुरू किया, जैसे हम की लॉजिक ऑफ डेटरेंस में पढ़ा था, वॉर शुरू किया तो दोनों ही ख़त्म हो जाएंगी और कोई उनका राजनीतिक हित साथ नहीं देगा। मतलब वो राजनीति के कारण ये कर रहे थे, लेकिन वहाँ तो राजनीति ख़त्म हो जाएगी। द ग्रीड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू अलायंस। द यूएस बिल्ट नाटो। यूएस ने अपनी जगह बनाने के लिए दूसरे देशों में उसने नाटो बनाई, फिर उसने सीटो बनाई और फिर बनाई सेंटो, जिसका हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसने ये 3 गुट बनाए अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा देशों को जोड़ने के लिए। सीटो और सेंटो उसने मिडल ईस्ट, एशिया, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जिसमें इराक, ईरान थे, या पाकिस्तान को भी जोड़ा उसने सीटो और सेंटो में, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है। फिर है द सोवियत यूनियन क्रिएटेड ईस्टर्न अलायंस नोन एज वारसा पैक्ट। और सोवियत यूनियन ने वारसा पैक्ट बनाया जिसमें 6 कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थे। स्मॉलर स्टेट्स मेनली आइदर द अलायंस टू गेट देयर प्रॉमिस ऑफ। अब छोटे स्टेट जो उनके साथ जुड़े थे उन्होंने या तो अपने आप को बचाने के लिए जुड़े थे, या उनसे हथियार खरीदने के लिए, या अपने आप को पैसा दिलवाने के लिए। कल को बजट चाहिए उन्हें, कुछ भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो छोटे जो कंट्रीज़ थे वो बड़े देशों से जैसे कि यूएसएसआर और यूएस से मदद मांग पाएँ, इसलिए वो या तो वारसा पैक्ट में जुड़ गए या वो नाटो में जुड़ गए। सुपर पावर्स रिक्वायर्ड देम टू गेन ऑन एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेज, टेरिटरी टू लॉन्च वेपन्स, ट्रूप्स टू स्पे ऑन ईच अदर एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। अब सुपर पावर्स थी जो, उन्होंने इन छोटे देशों को इसलिए अपने साथ रखा, उनके रिसोर्सेज ले पाएँ, वो वहाँ पे जो खनिज पदार्थ कुछ भी पैदा होता है उससे उन्हें पैसे मिलेंगे,
या उनकी टेरिटरी के अंदर वो रहकर वहाँ से दूसरे देश पर नज़र रख सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं उसकी, और उसकी वहाँ पे फ़ौज भी रह सकती है। और टू स्पे ऑन ईच अदर एंड इकोनॉमिक सपोर्ट, कल को उन्हें पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा वो छोटे देश उन्हें प्रोवाइड करवा पाएंगे, उनकी मिलिट्री को एक शेल्टर के रूप में भी देख पाएंगे। डिस्पाइट ऑफ अकरिंग क्राइसिस इन कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, बोथ द सुपर पावर बिहेव्ड। कोरिया में भी युद्ध चल रहा था, इधर से वियतनाम के बीच में भी युद्ध था, और अफ़गानिस्तान में तो था ही, ठीक है। अफ़गान के जब इंटरवीन किया था सोवियत यूनियन ने अफ़गान के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये युद्ध चल रहे थे, लेकिन फिर भी सुपर पावर जो बहुत सुपर पावर्स थी, दोनों सुपर पावर्स बड़े अच्छे ढंग से बिहेव कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ये जो कोल्ड वॉर है कहीं भी हॉट वॉर में बदले। बोथ सुपर पावर्स मेंटेन आर्म्ड कंट्रोल बाय साइनिंग वेरियस ट्रीटीज। लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी की एटमॉस्फेयर में लिमिटेड होगा इसका टेस्ट पर रोक लगाई जाएगी। एनपीटी जो मैंने आपको पहले बताई थी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स है उन पर शूट डाउन करने के लिए वो कुछ ना कुछ हथियार बनाएंगे, तो उन हथियारों की होड़ को कम करने के लिए इन दोनों सुपर पावर्स ने कहीं ना कहीं ट्रीटी साइन की थी। Countries outside the two blocks known as NAM, joined by decolonized countries of Asia, Africa and Latin America, played a crucial role in reducing Cold War conflicts to maintain peace and stability all over the world। अब जो नाम कंट्रीज थे ये मेनली डीकोलोनाइज कंट्रीज थे, जो कि एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के थे। इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्योंकि ये न्यूट्रल भी नहीं थे और आइसोलेशनिज़म को भी नहीं फॉलो करते थे। इन्होंने दोनों, हर देश को, मतलब दोनों सुपर पावर्स को कहीं ना कहीं समझाया और पीस लाने के लिए दुनिया में इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। द 5 फाउंडर्स मेंबर्स ऑफ नाम वर, जो मैंने आपको बताए थे 5 मेंबर्स थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो, गैम्बल अब्दुल नसर, सुकर्नो और घाना के थे क्वामे नक्रुमा। ये 5 मेंबर्स थे। आपको ये याद रखने हैं। देयर विल बी ए क्वेश्चन। द मेजॉरिटी ऑफ नाम मेंबर्स वर लीस्ट कैटेगराइज्ड एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज which initiated economic development under the head of new international economic order। और जितने भी ये नाम के मेंबर्स थे ये कम डेवलप थे या डेवलप हो रहे थे, मतलब छोटे देश थे जो अभी आज़ाद हुए थे या हो रहे थे। तो इन्होंने अपने आप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने आप के आर्थिक सुधारों के लिए इन्होंने किसके अंडर काम करना, किस पॉलिसी के अंडर काम किया? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंडर। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ब्रॉट आउट ए रिपोर्ट इन 1972 टू प्रपोज टू गिव द LDC कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। अब LDC जो कंट्रीज थे उनको अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल देने के लिए ये UNCTAD ने 1972 में एक रिपोर्ट निकाली थी। टू मेक वेस्टर्न मार्केट अवेलेबल टू दैम टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। मतलब उनके लिए जो वेस्टर्न मार्केट थी उसको अवेलेबल करवाया फिर, और उन्हें इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में ग्रेटर सपोर्ट दिलवाया। उन्हें फंड्स दिलवाने हैं इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इनके बारे में बताया। इनसे हेल्प लेने के लिए UNCTAD ने आगे का उनके लिए रास्ता तय किया। इंडिया रिस्पॉन्डेड टू ग्रोथ ऑफ कोल्ड वॉर इनटू 2 folds। फर्स्ट, इट स्टेड अवे फ्रॉम द अलायंस एंड सेकेंडरी, इट रेज वॉइस अगेंस्ट न्यू डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ आइदर ऑफ द अलायंस। अब इंडिया ने 2 तरीके से यहाँ पे मदद की। कोल्ड वॉर मतलब उसके ख़िलाफ़ इंडिया 2 तरीके से खड़ा रहा कोल्ड वॉर के। कैसे? पहला वो खुद दूर रहा, फिर जो छोटे कंट्रीज थे जो अलायंस सिस्टम को, डीकोलोनाइज कंट्री थे जो अलायंस सिस्टम को ज्वाइन करने थे, उन्हें बोला कि आप मत ज्वाइन करो क्योंकि इसमें आपको ही खतरा है। नाम सर्व्ड India's interest also to participate in international decisions and maintained balance between two। इंटरनेशनल डिसीज़न लेने के लिए नाम का इंडिया ने बहुत बड़ा सहारा लिया और
दोनों पावर्स के बीच में, दोनों सुपर पावर्स के बीच में इंडिया ने बैलेंस बिठाया। इंडिया ने ये कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, लेकिन हम खड़े हैं, हम उसका सपोर्ट करेंगे जो सही है, या सही डिसीज़न लेने के लिए उन देशों को कभी ना कभी बताया। India's policy was criticized on the ground of possessing contradictory postures। अब नाम के लिए इंडिया का क्रिटिसाइज़ क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया ने यूएसएसआर के साथ अगस्त 71 में 20 ईयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। तो इंडिया किसी की साइड नहीं था, तो फिर फ्रेंडशिप ट्रीटी कैसे साइन कर ली इंडिया ने? क्यों साइन की, किस वजह से? तो इसका मतलब नाम सही नहीं है। फिर एंड डेवलप्ड गुड रिलेशन विद द यूएस ड्यूरिंग बांग्लादेश क्राइसिस। और जब बांग्लादेश क्राइसिस हुआ, यूएस ने जो इंडिया था उसने यूएस की मदद ली बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पर। मतलब नाम में होते हुए भी इंडिया ने कभी यूएसएसआर का साथ दिया तो कभी यूएस के साइड में खड़ा रहा। वैसे इंडिया किसी की साइड नहीं था। It is said that NAM has lost its relevance after disintegration of USSR end of the Cold War in 19। उसके बाद ये कहा गया कि जो नाम है वो अपनी जो रेलेवेंस है उसको खो चुका है। मतलब वो उस तरीके का नाम नहीं रहा जैसे इसको शुरू किया गया था। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और कोल्ड वॉर, मतलब 1991 के बाद। नाम इज़ बेस्ड ऑन ए रिजॉल्व टू डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल सिस्टम टू रिड्रेस existing inequities that poor and very small countries need to follow any of the big power, instead they can pursue an independent foreign policy also। नाम is based on resolve democratic international system। मतलब इस तरह का सिस्टम है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट कंट्री है इसको अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के रूप में फ़ॉलो कर सकता है। मतलब वो किसी बड़े देश की फ़ॉरेन पॉलिसी को ना फॉलो करके अपनी खुद की फ़ॉरेन पॉलिसी बनाना चाहे अंडर द नाम। और नाम एक ऐसी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाता है जो दूसरे अपने हित को साध सके। द कोर वैल्यूज़ मेक नाम रेलेवेंट इवन इन टुडे सिनेरियो एज इट हैज़ ए स्टूड of adverse circumstances and served an important purpose of protecting the interest of the third world countries। थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नाम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ वो थे जो बहुत गरीब थे, या एडवर्स सर्कमस्टेंसेस भी आए, जैसे युद्ध हुए, जो भी वर्ल्ड वॉर हुआ या कोल्ड वॉर हुआ, तभी भी नाम खड़ा रहा और कहीं ना कहीं दूसरों के छोटे कंट्रीज़ के हित साधने में इसने हमेशा बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। आई हैव completed all the chapter। if you don't understand any topic, please call me। Thanks so much। Thank you so much।